मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75 मतलब 75वां स्वतंत्रता दिवस है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से जो है उन्होंने एक राष्ट्रगान मतलब उसको रिकॉर्ड करके, सेल्फ राष्ट्रगान मतलब खुद से राष्ट्रगान गाना है और उसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करना था। तो 1.5 करोड़ लोगों ने मतलब ऐसा किया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी लोग जो होते हैं मतलब इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज आज़ादी का दिन है और हम लोग आज ही के दिन आज़ाद हुए थे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों का पेपर फर्स्ट है वो अच्छा चल रहा होगा, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो पेपर फर्स्ट की जो है आपके जो डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज डिस्कस करना था वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। और दोपहर तक जो है आपको पूरी बुक मिल जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग मतलब लंबे लंबे वीडियो आएंगे दो, और ये थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रहेगा मतलब इससे में 2 से 3 चैप्टर ही रहेंगे। बाकी सभी में चैप्टर जो रहेंगे वो बड़े बड़े रहेंगे, मतलब सभी चैप्टर्स को एक साथ में कवर किया जाएगा। ठीक है, मतलब समथिंग 34-38 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं को बस कवर किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिटेल से आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आगे की चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक पीरियड एजुकेशन। ठीक है, तो वैदिक पीरियड एजुकेशन में भारतीय शिक्षा का जो आरंभ है आज से लगभग 4 से 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका जो व्यवस्थित अध्ययन है वो वैदिक काल के मतलब वैदिक काल से ही आरंभ हुआ था। भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात स्वीकारी जाती है। मतलब जो वेद थे मतलब वैदिक काल था वो 2500 से 500 ईसा पूर्व तक आप कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इतिहासकार इसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक प्रणाली डेवलप हुई थी, शिक्षा की प्रणाली, उसको वैदिक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। क्योंकि ये वेदों का टाइम था इसीलिए हम इसको वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं ये जो काल थी ये वैदिक कालों का मतलब वेदों का जो समय था, इसीलिए हम इसको वैदिक काल कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो क्योंकि इसमें वैदिक काल में मतलब ये विकास जो है शिक्षा का निर्माण जो है वैदिक काल में होता, तो ये जो शिक्षा प्रणाली थी वो वैदिक दर्शन पर ही आधारित थी। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान जो हैं वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा तथा हिंदुत्व जो हिंदू शिक्षा कहते हैं, इसको भी ये भी कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मणी शिक्षा या फिर हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसको और क्या कहते हैं, तो ब्राह्मणी शिक्षा और हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि जो है जो उसको दृष्टि से उपकालों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार होने की वजह से ब्राह्मणी विद्या मतलब उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मणी विद्या जो है ब्राह्मणी शिक्षा जो ब्राह्मणों का जो सर्वोच्च मतलब जो है एक छत्र अधिकार था, मतलब सिर्फ उन्हीं का अधिकार था, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि चूंकि यह शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी। ठीक है, जो ये शिक्षा प्रणाली थी वो हिंदुओं द्वारा डेवलप की गई थी, इसलिए कुछ विद्वान हैं इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन इसको अगर समन्वित रूप में मतलब एक जनरल तरीके से अगर हम बोलें तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ वैदिक शिक्षा प्रणाली ही कहेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। देखिए, वेदों से क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा पूछ लीजिए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है वेद, या 4 से 5 क्वेश्चन तो वेदों से पूछे ही जाएंगे, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इससे कम तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वेद हो गया, मध्यकालीन शिक्षा हो गई, बौद्धकालीन शिक्षा हो गई, तो इससे जो है 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। मैं तो कहूँगा 10 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, और जो की पॉइंट लगे आपको उसको नोट करना है, और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डोंट वरी। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा व ब्रह्म की खोज है। वेदों के आधार पर शिक्षा जो है वो ज्ञान, आत्मा व ब्रह्म की खोज है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है, इसीलिए कहा गया है सविद्या या विमुक्ता ये। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो वेदों में है वो शिक्षा को मोक्ष का साधन माना गया है वेदों में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि प्राचीन शिक्षा का उदय भी वेदों से हुआ है, और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने गए हैं। इसमें ऋग्वेद को आदि वेद के रूप में भी स्वीकार किया गया। अगर ये कहा जाए कि जैसे कि आदि वेद किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद को हम आदि वेद कहते हैं। इसमें क्या है कि ज्ञान कांड की जो है व्याख्या करता है ये ऋग्वेद। ठीक है, किसकी व्याख्या करता है, ज्ञान कांड की।
अब हम बात करते हैं वैदिक काल में जीवन में दो प्रकार की विद्या थी। ठीक है, वैदिक काल में कितने प्रकार की विद्या थी? दो प्रकार की, पराविद्या और अपराविद्या। दो भागों में जो है वैदिक काल की जो विद्या थी वो विभक्त थी, मतलब बांटी गई थी। तो पराविद्या क्या थी? पराविद्या जो थी अर्थ, ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा, ठीक है, मतलब ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना। मतलब एक तरीके से जो पराविद्या थी वो अध्यात्म से रिलेटेड थी, मतलब धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, लेकिन जो अपरा विद्या थी, ठीक है, जो ये अपरा विद्या थी ये किससे रिलेटेड थी? ये लौकिक मतलब सांसारिक जीवन से संबंधित थी, ये अध्यात्म से रिलेटेड नहीं थी। ये कह सकते हो ये रियलिज्म पे डिपेंड थी, कि मतलब जैसे जो रियल में हो रहा है, जो यथार्थवाद जिसको हम बोलते हैं, ये उस पर डिपेंड थी अपरा विद्या। और परा विद्या क्या थी? ये मतलब अध्यात्म पर रिलेटेड थी, रिलीजन पे। फिर परंतु इसमें अधिक बल जो है पराविद्या पर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, वैदिक काल में जो है ये धर्म और यज्ञ इन सभी चीज़ों पे जो काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता था। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब चीज़ें जो थी पराविद्या में इन चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता था। इसीलिए वैदिक काल में जो है वैदिक कालीन शिक्षा जो इसी का उद्देश्य यही था कि शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। एक तरीके से वैदिक जो काल था उसमें मोक्ष प्राप्ति का ज़्यादा महत्व था। फिर क्या है कि इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है वो ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि विद्या जो उस टाइम की शिक्षा थी उसका संरचना और संगठन क्या था। देखिए, वहाँ की जब प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, देखिए वैदिक काल में शिक्षा के दो स्तर थे, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कैसे होती थी? वहाँ पे एक संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता था। तो जब वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में मतलब सामान्यता होती थी, लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित होते थे, उनके द्वारा कराया जाता था। ठीक है, फिर क्या होता है? उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में क्या होता था? उच्च शिक्षा में इस काल में क्या होता था? गुरुकुल प्रणाली जो है अधिक प्रचलित थी। शिक्षण का कार्य जो है गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि के द्वारा संपन्न कराया जाता था। ये गुरुकुल नगरों के कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते थे। गुरु को आध्यात्मिक पिता मानते थे। इस प्रकार की शिक्षा का रूप हमें गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में आज भी देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि आज के शिक्षण संस्थानों में भी कैसी व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पे है, तो गुरुकुल, कांगड़ी, ठीक है, हरिद्वार और विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में भी ये आज की शिक्षा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका आज रूप देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। उच्च शिक्षा में जो है वो प्रवेश की आयु वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। जैसे कि 8 वर्ष की आयु में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के बच्चों को 8 वर्ष की आयु में जो है उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। 10 वर्ष की आयु में जो क्षत्रिय बच्चे हो जाते, क्षत्रियों के बच्चे होते थे 10 वर्ष तक के, तो उनको 10 वर्ष के होने पे उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। वैश्य के जो बच्चे होते थे उनको 12 वर्ष की आयु होने तक गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। जब उनके 12 वर्ष हो जाते तब मिलता था। और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, जिसको हमने अभी विद्यारंभ संस्कार भी हम कहते हैं। प्राइमरी जो एजुकेशन होता है, तो ये सारी उच्च शिक्षा संस्कार जो होता है उच्च शिक्षा में, उसमें उपनयन संस्कार होता है। जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे वैदिक कालीन में, तो उसको क्या कहते थे? उपनयन संस्कार। ठीक है, और जब आप प्राइमरी एजुकेशन, जैसे कि जब प्राइमरी एजुकेशन में जाते थे तो यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, एम्स एंड आइडियल एंड एजुकेशन। ठीक है, एम्स ऑफ आइडियल्स एंड एजुकेशन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या है? ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि ज्ञान और जो हाँ उस टाइम के जो कल्चर थे उन पे फोकस करना। फिर चित्रवृत्तियों का निरोध, मतलब कि जो आपका मतलब शरीर नश्वर है, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती है, आत्मा एक है, आत्मा अमर है, मतलब एक तरीके से जो है एक निरोध करने लिखा है ना, चित्रवृत्तियों का निरोध करना, तो योग पर, मतलब एक तरीके से योग पर डिपेंड था उस टाइम की चीज़ें। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानना है कि किस किस पे चीज़ें डिपेंड थी। फिर नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, मतलब उस टाइम की शिक्षा थी वो एक तरीके से मन को निर्मल, मोक्ष प्राप्ति, मतलब एक तरीके से पूर्ण रूप से अध्यात्म शिक्षा थी। तब सांसारिक शिक्षा तब के समय इतना मतलब प्रचलित नहीं थी, सांसारिक से सबका जो मतलब मोह नहीं था। तब क्या था? मतलब आध्यात्मिक था। फिर है कि पावन व पवित्र भावना का विकास, मतलब उस टाइम की जो चीज़ें होती थी आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती थी। सबके सब जो कनेक्शन था वो किससे था? आध्यात्मिक विकास की ओर। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो वैदिक कालीन शिक्षा का मेन जो है पर्पस थी।
फिर शिक्षा का प्रशासन व वित्त, तो उस टाइम की शिक्षा का कैसे क्या मतलब कैसी शिक्षा होती थी, तो वैदिक कालीन प्रणाली में प्रशासन व वित्त के संबंध में निम्न तथा दृष्टिगोचर होते थे। देखिए क्या क्या होता था। शिक्षा जो थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने के कारण शिक्षा की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं थी। उस समय जो है पूर्ण रूप से गुरुओं का जो है, जिस टाइम के जो गुरु होते थे शिष्यों के, गुरुओं का व्यक्तिगत नियंत्रण था। वैदिक कालीन में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं करते थे, और शिष्यों के आवास व भोजन की व्यवस्था भी क्या करते थे, गुरु स्वयं करते थे। और उसके बदले में जो शिष्य होते थे वो सामर्थ्य के अनुसार, मतलब जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती थी उसके अनुसार वो गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, और उसी से जो है पूरा मतलब जो वो गुरुकुल था वो चलता था। ठीक है, उस टाइम का गुरु उसमें क्या मतलब उसमें गुरु दक्षिणा में क्या देते थे, आय का स्रोत, मतलब कोई भी भिक्षा जैसे कि भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र, मुद्रा, जो है ये लोग क्या कहते थे, गुरुकुलों को मतलब स्वेच्छा से दान दे देते थे। और उसके बाद में फिर उसी से जो है वो गुरुकुल चलता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षा जो है संरचना प्रारंभिक व उच्च शिक्षा में विभाजित थी, और वेदों के अध्यात्म व लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का वर्णन था। अतः इस काल में प्रकृति के आधार पर पाठ्यचर्या में परा व अपरा दोनों प्रकार की विधाओं का प्रचलन था। परा विद्या का जो थी, परा विद्या वही है कि अध्यात्म का विकास करना, जैसे कि धर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र आदि का अध्ययन कराती थी। लेकिन अपरा विद्या क्या थी, अपरा विद्या जो थी लौकिक जगत से संबंधित थी, जैसे कि अंक शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल विज्ञान और भौतिक शास्त्र आदि से संबंधित थी। अब होता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में शिक्षण कार्य जो था वो सामान्यतः मौखिक था। अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में जो शिक्षण कार्य था वो किस बेस पे था, मतलब कौन से नोट्स प्रोवाइड होते थे, तो नोट्स वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड होते थे वहाँ पे। उस टाइम बस शिक्षण जो कार्य था, लेखन की व्यवस्था नहीं थी, तो जो शिक्षण कार्य होता था वो मौखिक था। जैसे कि क्या होता था, कोई गुरु जो हैं वो अगर कोई शिक्षा देते हैं तो उसमें जो सबसे बड़े जो मतलब जो बड़े क्लास के जो स्टूडेंट होते थे, एक तरीके से जो बड़े होते थे वो पूरा याद करते थे, फिर वो छोटे बच्चों को समझाते थे। मतलब उस टाइम की जो शिक्षा थी वो मौखिक थी। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ याद कर रहा हूँ तो आपको माइंड में बस वही चीज़ रीड करनी है, याद ध्यान रखना है, उसको याद करना है, वही चीज़ आपको दूसरे को सुनाना है, वो याद रखेगा। तो एक तरीके से मौखिक थी, वहाँ पे कोई नोट्स वगैरह बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं था, मतलब लिखने की कोई भी उस टाइम की विधि नहीं थी। फिर नेक्स्ट है कि शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम या वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने हेतु व्याख्या एवं दृष्टांत विधि के अनुरूप गुरु पहले मंत्र की व्याख्या करते थे तथा उसका अर्थ व भाव स्पष्ट करने हेतु उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो विधियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, जैसे कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा का होना। वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी उस टाइम की जो भाषा का माध्यम थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा का होना। फिर नेक्स्ट है गुरुकुलों को कक्षा नायकी पद्धति का होना। गुरुकुलों को कक्षा नायकी पद्धति का, देखिए कक्षा नायकी पद्धति क्या है, ये हमने अभी जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि जो बड़े छात्र होते थे, जो मतलब वहाँ पे छात्र आए हुए बड़े छात्रों सबसे बड़े होते थे, जिनको बहुत पहले से जो पढ़ रहे होते थे, तो जब नए नए छात्र आते थे तो गुरु जो बड़े छात्रों को पढ़ाते थे वही जो बड़े छात्र थे वो छोटे छात्रों को, जो कनिष्ठ छात्र थे, छोटे छात्र थे, उनको पढ़ाते थे। जैसे कि वरिष्ठ छात्र जो है वो अपने से छोटे छात्रों को, जो उनको पढ़ाया गया होता था वो उनको छोटे छात्रों को पढ़ाते थे, जैसे कि भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र, ये सारी विषयों का जो है वो ज्ञान देते थे अपने से जूनियर लोगों को। फिर अनुशासन, तो अनुशासन में क्या होता है, वह वैदिक कालीन शिक्षा में जो छात्रों को कठोर अनुशासन का पालन करता था। उस टाइम मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक है, नियमित प्रातःकाल उठना, समय से भोजन करना, समय से हर काम करना, ये सब चीज़ें होती थी। मतलब मादक पदार्थों का सेवन ना करना, जुआ ना खेलना, ये सारी चीज़ें तब नहीं होती। मतलब अनुशासन मतलब एक फुल डिसिप्लिन फॉलो होता था तब के समय में। उसके बाद शिक्षक व शिक्षार्थी, टीचर एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स तो मतलब ये है कि वैदिक काल में शिक्षकों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में शिक्षकों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। राजा के साथ ही प्रजा भी उनकी सेवा में हाथ जोड़कर समर्पित भाव से उपस्थित रहती थी। शिक्षकों को ईश्वर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि उस टाइम जो शिक्षक थे उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिर वैदिक काल में अविवाहित बच्चों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। ये शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के कारण ब्रह्मचारी कहलाते थे, सात्विक भोजन करते थे, सादा वस्त्र पहनते थे और वैष्णव मतलब गंदे कामों से दूर रहते थे, जैसे कि पुड़िया पान खाना या जुआ खेलना, इस तरीके से सारी चीज़ें इनसे दूर रहते थे। फिर नेक्स्ट ये सूर्य डूबने से पहले संध्या भोजन और रात्रि में गुरु सेवा के बाद विश्राम करते थे। मतलब रात्रि में गुरु सेवा भी करते थे, उसके बाद वो विश्राम करते थे। सूर्य डूबने से पहले भोजन कर लेते थे, संध्या भोजन।
फिर के बहुत नेक्स्ट है आपका परीक्षाएं व उपाधियाँ। तो एग्जाम्स एंड डिग्री ये कैसे होती थी? देखिए, जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे तो उन्हें हम क्या कहते थे? स्नातक। 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया तो उसे क्या कहते थे? वसु। फिर है 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले को रुद्र, और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले को हम आदित्य की उपाधि तब के समय में दे दी जाती थी। फिर क्या है कि समापवर्तन संस्कार, ठीक है, समापवर्तन रिचुअल, ये क्या है? तो वैदिक काल में शिष्यों को गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी तब उस टाइम समापवर्तन समारोह करते थे, मतलब एक तरीके से विदाई समारोह जिसको हम बोलते हैं। तो समापवर्तन का जो अर्थ है वो क्या है? वापस घर को आगमन। आजकल के अधिकतर भारतीय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में यह तैत्तिरीय उपनिषदीय दीक्षांत उपदेश दिया जाता है कि हे शिष्य, तुम सदैव सत्य बोलना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना, धर्मानुसार आचरण करना, स्वाध्याय में कभी आलस्य न करना, पितृऋण, देवऋण और गुरु ऋण से उर्ण होने के लिए कर्म करना, मतलब मुक्त होने के लिए कर्म करना। और शिष्य अपने गुरु को उक्त वचनों का पालन करने का वचन देता था और उपयुक्त गुरुदक्षिणा देते हुए उनके चरण स्पर्श कर आश्रम से विदा लेता था। अब अन्य संस्थाएं तब के समय में कौन कौन सी थीं? तो अन्य संस्थाएं जैसे थीं टोल था, चरण था, धरिका थी, परिषद था, विद्यापीठ थी, विशिष्ट विद्यालय होते थे, मंदिर महाविद्यालय होते थे, ब्राह्मणी महाविद्यालय होते थे और विश्वविद्यालय भी होते थे। तो टोल में क्या करते थे? टोल में हम संस्कृत की शिक्षा तब के समय में दी जाती थी। टोल में संस्कृत की शिक्षा, चरण में वेदों में एक अंग की शिक्षा, घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा, परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा, विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा, विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय जैसे कि वैदिक का विद्यालय में वेदों की, शुद्ध विद्यालय में यज्ञ और हवन की जो है ये शिक्षा दी जाती थी। फिर है मंदिर विद्यालय, ऐसे ब्राह्मणी विद्यालय, विश्वविद्यालय, तो इन जगहों पे क्या है, इस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। ऋषि आश्रम हो गया, सम्मेलन हो गया, परिव्राजाचार्य हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो पीडीएफ से अपने उसमें टेलीग्राम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अन्य पक्ष। देखिए, वहाँ पे जन शिक्षा तब कैसी थी, ठीक है, मतलब जो वैदिक काल में शिक्षा थी वो जन शिक्षा कैसी थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में तो चारों वर्णों के बच्चों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे कि अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो उनको अपनी अपनी योग्यता जो लिखी गई थी, जो उस टाइम में बनाई गई थी, उसके अधिकार जो है उसके अनुसार योग्यता प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्ण के बच्चों को ही वर्णानुसार क्रम जो है वर्णानुसार और कर्म की शिक्षा दी जाती थी। जैसे शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अतः यह शिक्षा जो थी जन शिक्षा के प्रतिकूल थी। जन शिक्षा वही जो सभी लोगों को प्रोवाइड की जाए। फिर नेक्स्ट है कि स्त्री शिक्षा कैसी थी उस समय? तो प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार के कारण स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी। प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के कारण स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, शास्त्रार्थ भी करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था के कारण शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित ही कर दिया गया था। सामान्य परिवारों की बच्चियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। यद्यपि इस काल में अपाला, विश्वधारा, रोमाशा, शाश्वती और घोषा जैसी विदुषी महिलाएं हुईं, परंतु वास्तविकता यही है कि पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा उपेक्षित ही रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि इसमें देखो मुख्य प्रकार के 3 शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख है। व्यावसायिक शिक्षा की अगर बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा 3 प्रकार की है: सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र शिक्षा और वाणिज्य शिक्षा। अब है वैदिक काल मुख्य शिक्षा केंद्र। उस टाइम के प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? तो तक्षशिला था। तक्षशिला में जो है वो उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार नरेश तक्ष के नाम से बसाया गया था और यहाँ पे उस काल में तक्षशिला जो है वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन, आयुर्विज्ञान के शिक्षा के प्रमुख केंद्र के विकसित होकर 7वीं शताब्दी तक ब्राह्मणी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। फिर आता है मिथिला। मिथिला में प्रारंभ से ही धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, परंतु उपनिषद काल में तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। फिर आता है केकय। तो केकय जो है वो तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी था। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था तथा मिथिला की भांति यहाँ भी दर्शन, धर्म, अध्यात्म और वेदों की शिक्षा का उत्तम व्यवस्था की गई थी।
फिर नेक्स्ट है कि प्रयाग। वैदिक काल में इस क्षेत्र में गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे जो धर्म और दर्शन की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, अतः बड़े बड़े विद्वान यहाँ अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। यह स्थान धर्म और दर्शन की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अब हम आते हैं काशी के बारे में। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है तथा प्रारंभ से ऋषियों के तपोभूमि तथा विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का प्रमुख केंद्र रहा है। काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदीय ज्ञान के पंडित होने के कारण अपने शासनकाल में यहाँ विद्वानों को आमंत्रित किया करते थे। फिर अब नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा एवं ब्राह्मणी शिक्षा। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा। तो उत्तर वैदिक कालीन से युग का जो प्रारंभ है वो ऋग्वैदिक युग के अंत से होता है। उत्तर वैदिक कालीन युग का जो प्रारंभ है वो ऋग्वैदिक युग से होता है तथा बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभ पर अंत होता है। ठीक है, मतलब बौद्ध एवं जैन धर्म की शुरुआत होती थी और ऋग्वैदिक युग का अंत होता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की जो अवधि है वो सामान्यतः 1400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लगभग 1200 वर्षों के लंबे समय में प्रचलित शिक्षा प्रणाली का समुचित अध्ययन करने हेतु इस युग को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है उपनिषद काल, दूसरा क्या है सूत्र काल। तो उपनिषद काल क्या है 14 से 600 ईस्वी पूर्व मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट, और 600 बीसी से 200 बीसी मतलब। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपनिषद काल क्या है। तो उपनिषद काल जो है वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य जहाँ भौतिक बंधनों से मुक्ति का मोक्ष प्राप्त था वैदिक काल में, ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे साधना के क्षेत्र यज्ञ हवन आदि पर अधिक बल दिए जाने से पुरोहित प्रणाली का उदय हुआ। इस काल को हम उपनिषद काल भी कहते हैं। उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है, ब्रह्म विद्या से है। उपनिषद का अर्थ क्या है, ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म शब्द की व्याख्या की प्रधानता के कारण इसे हम ब्राह्मणी शिक्षा का काल भी कहते हैं। किसको, ब्राह्मणी शिक्षा का काल कहते हैं। किसको, उपनिषद को कहते हैं। और उपनिषद का अर्थ क्या है, ब्रह्म शिक्षा। उपनिषद काल में अपरा विद्या या भौतिक शिक्षा का विकास भी अनिवार्य रूप से हुआ। अपरा विद्या वही भौतिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, सांसारिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं। यह काल जो है ऋग्वेद और बौद्ध एवं जैन धर्म के बीच का समय था। पुरोहित प्रणाली का बोलबाला था। पुरोहित मतलब वही जो यज्ञ कर्मकांड वगैरह कराते थे उनको हम पुरोहित कहते थे। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या था। शिक्षा का उद्देश्य था कि वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल में भी शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज, ब्रह्म का साक्षात्कार, सत्य के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा कर सत्य रूप ज्ञान को ही ब्रह्म की अनुभूति का एकमात्र साधन समझा जाता था। शिक्षा का अपरा भौतिक अंक लुप्त होने जाने से, मतलब जो अपरा भौतिक अंक लुप्त हो जाने से भौतिक विज्ञानी शास्त्रों की अवनति हुई, इसे सांसारिक मायाजाल समझा जाने लगा तथा शिक्षा केवल परा विद्याओं तक ही सीमित रह गई। मतलब इसमें अपरा विद्याओं की शुरुआत हुई लेकिन फिर वो उसमें जो है चीज़ों की अवनति हुई, मतलब नष्ट होने लगे, और उसके बाद फिर परा विद्याओं तक ही सीमित रह गई। फिर परा विद्या तक ही हम वापस आ गए। उसके बाद है अध्ययन अवधि कैसी थी वहाँ की। अध्ययन अवधि क्या थी उस टाइम की, तो उपनिषद काल में अध्ययन अवधि जो है लगभग 12 वर्ष की थी। उपनिषद काल की जो अध्ययन अवधि थी वो लगभग 12 वर्ष की थी। और छात्र का उपनयन संस्कार भी 12 वर्ष की अवस्था में होता था। उपनयन संस्कार कब होता था, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। ठीक है, जब आप उच्च शिक्षा प्राप्ति करते थे तब उपनयन संस्कार होता था। इस प्रकार साधारण रूप से छात्र पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए 24 वर्ष तक की आयु शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है स्त्री शिक्षा। उस समय की स्त्री शिक्षा कैसी थी, तो वैदिक काल तथा उपनिषद काल के मध्य समय जो है नारी शिक्षा हेतु पतन का समय था। वैदिक काल तथा उपनिषद काल के मध्य का जो समय है वो नारी शिक्षा हेतु पतन का समय था। मतलब जो वैदिक काल और उपनिषद काल का जो समय के जो बीच का समय था वो नारी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं था। इस मध्यकाल में नारी को ना तो सामाजिक सम्मान प्राप्त था और ना ही उन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, किंतु उपनिषद काल में उन्हें वैदिक काल के समान ही सामाजिक सम्मान व अधिकार प्राप्त हो गए थे। किसमें, उपनिषद काल में जो है उन्हें वैदिक काल के समान ही सामाजिक अधिकार, सामाजिक सम्मान प्राप्त हो गए थे और पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक विकास भी हो रहा था। वे भी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारिणी समझी जाने लगी थी। मतलब उपनिषद काल के मध्य और वैदिक काल के मध्य नहीं था, लेकिन उपनिषद काल में जो है वो वैदिक काल के समान ही सामाजिक सम्मान और अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब सूत्रकालीन शिक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि उपनिषद कालीन शिक्षा पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया। 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था।
अब जो है सूत्रकालीन शिक्षा कब से कब तक है, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। इसको हम क्या कहते हैं, सूत्र साहित्य का युग कहते हैं। सूत्रकालीन शिक्षा है ये, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के समय को हम सूत्र साहित्य युग कहते हैं। इस समय तक मनुष्यों के द्वारा अर्जित ज्ञान साहित्य की मात्रा जो है अत्यंत विस्तृत हो जाने से इसे मौखिक रूप से कंठस्थ करके संरक्षित न रख पाने के कारण ही इस अर्जित ज्ञान के संरक्षण हेतु सूत्र साहित्य का उदय हुआ, ठीक है, तथा विकास हुआ, और जिसमें भारतीय समाज को एक निश्चित रूप से रीति रिवाज, रहन सहन आदि के सिद्धांतों की सीमा में बांधकर बिखरी भारतीय संस्कृति को संजोने का प्रयास किया गया। एक तरीके से सूत्रकालीन शिक्षा का उदय इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी साहित्य जो ज्ञान था उसको अब बहुत समय तक मौखिक रूप से याद कर पाने में मतलब सक्षम नहीं थे लोग, उस समय के लोग कैपेबल नहीं थे, तो इसीलिए उसको सूत्र साहित्य करके एक जो सूत्रकालीन शिक्षा का उदय हुआ और वो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला। अब हम आते हैं बौद्धिक कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा क्या है, इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बौद्ध काल का प्रारंभ जो है वैदिक काल की समाप्ति के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात मतलब लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब जब चीनी यात्री फाहियान ने भी अब बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का विस्तार जो है विस्तार से वर्णन किया है। किसने? चीनी यात्री फाहियान ने। जब भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का विस्तार काफ़ी अच्छे से किया है। F.E. केई ने लिखा है कि बौद्ध शिक्षा जो है 15,000 वर्षों से अधिक समय तक प्रचलित रही। उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, पर अनेक बातों में उसके सदृश थी। सदृश मतलब उसी की जैसी दिखती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत भाषा की प्रधानता थी। वैदिक काल में है, ठीक, बौद्ध कालीन नहीं। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत भाषा की प्रधानता थी। स्त्री व शूद्र की शिक्षा का पतन हो रहा था। इसके अतिरिक्त कर्मकांडों का भी अधिक प्रचार था। लेकिन बुद्ध ने यज्ञ व कर्मकांड के स्थान पर सदाचार, अहिंसा, सत्य पर बल दिया, ठीक है, तथा धार्मिक कार्य में ना इंटरेस्ट लेकर के संस्कृत की बजाय धार्मिक कार्यों में संस्कृत की बजाय जनसाधारण की भाषा को स्थान दिया। संस्कृत को मतलब है बौद्ध युग में संस्कृत भाषा को अत्यधिक जो है स्थान नहीं मिला, तो जो जनसाधारण भाषा थी प्राकृत भाषा उसको उन्होंने स्थान दिया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म वेदों की तथा ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था। जो बौद्ध धर्म था वो वेदों की और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था। भारतीय समाज में जो जातिगत प्रधानता थी उसको भी ये प्रबल विरोधी थे, उसको भी इन्होंने मतलब उसका भी विरोध किया बौद्ध धर्म लोगों ने। जातिवाद मतलब जाति वगैरह नहीं मानते थे ये। फिर भी उन्होंने जो भारतीय मूल विचारधारा थी उसको त्याग नहीं किया। अब बौद्ध शिक्षा का अर्थ क्या था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों विहारों में चलने वाली शिक्षा से ही लिया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में सुख दुख ही दुख है, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में क्या है, दुख ही दुख है, और इन दुखों को समझने तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बोध है। वास्तव में यही शिक्षा बौद्ध दर्शन की शिक्षा थी, और शिक्षा दुखों का ज्ञान, दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती थी। अगर पूछा जाए कि अष्टांग मार्ग किस में है, तो किस में है? बौद्ध शिक्षा में, ठीक है, बौद्ध धर्म में। अब हम जानेंगे कि बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। तो बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं यही थी कि एक शिक्षा पर क्या था, बौद्ध संघों का नियंत्रण था। इसमें एक आचार्य होते थे जो मतलब भिक्षु होते थे, और उन्हीं को मतलब उस पूरे एक जैसे विहार जो होता था ना, पूरा विहार इसमें कि बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे भिक्षु रहते थे, तो उसके वो हेड होते थे, ठीक है, वहाँ के वो हेड होते थे। फिर नेक्स्ट के शासन का संरक्षण प्राप्त था। तो उस समय टाइम जो भी राजा जो था शासन करता था उसका संरक्षण जो है बौद्ध जो है धर्म को प्राप्त था। उससे उनको धन मिलता था, ठीक है, गांव के गांव मतलब राजा लोग दान में दे देते थे। फिर आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था भी थी, वो क्या थी, शिक्षण की जो व्यवस्था थी वो मठों तथा विहार में होती थी, और इनका संचालन आर्थिक मतलब फाइनेंशियल होने चाहिए था। तो जो राजा लोग थे वो भी पैसे देते थे बौद्ध शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क था, उच्च शिक्षा शुल्क थी। बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी उसमें प्राथमिक शिक्षा क्या थी, निःशुल्क थी, और उच्च शिक्षा सशुल्क थी, मतलब उस टाइम शुल्क लिया जाता था। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। अब संरचना व संगठन क्या था बौद्ध कालीन शिक्षा का? तो प्राइमरी शिक्षा थी, मतलब प्राथमिक शिक्षा भी उसमें दी जाती थी। शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया था। किसमें? बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी उसको हम 3 स्तरों में बांटे थे। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च शिक्षा, और फिर भिक्षु शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा जो थी उसको आरंभ करने की जो आयु थी वो 6 वर्ष थी, और जो शिक्षण की अवधि थी वो भी 6 वर्ष थी। इसलिए जो शिक्षा थी ये 12 वर्ष तक की चलती थी। उच्च शिक्षा जो थी
12 वर्ष तक की आयु तक चलती थी, ठीक है, 12 वर्ष तक नहीं चलती, 12 वर्ष तक की आयु तक चलती थी। उच्च शिक्षा जो थी वो 12 वर्ष से आयु से प्रारंभ होकर 20 से 25 वर्ष तक चलती थी और इसमें कुछ शुल्क भी लिया जाता था, जबकि प्राइमरी में शुल्क नहीं लिया जाता था, ठीक है। फिर भिक्षु शिक्षा मतलब सेंटर एजुकेशन। तो उपसंपदा संस्कार के बाद जो है भिक्षु जो है शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था और यह शिक्षा जो सामान्यतः 8 वर्ष की होती थी। उपसंपदा अधिकार किस में होता था? बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा अधिकार होता था। उपनयन संस्कार किस में होता था? उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में होता था। फिर शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8 वर्ष की आयु और उच्च शिक्षा के लिए 20 वर्ष की आयु होती थी। हमने इसको लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब बौद्ध शिक्षा के 3 वचन, जिसको हम सरनत्रय एवं नियम पबज्जा संस्कार भी कहते हैं, ठीक है, जो 3 नियम थे और पबज्जा संस्कार भी होता था। तो 3 नियम कौन कौन से थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म जो है किन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 जो है मतलब स्तंभ पर जो है वो टिका हुआ है। एक पूछा जाए अगर कि पबज्जा संस्कार जो है वो किस धर्म में होता था, तो बौद्ध धर्म में पबज्जा संस्कार होता था। अब जो 3 वचन थे, 3 वचन, जिसको हम 3 वचनों के बाद जिसको हम क्या कहते हैं? सरनत्रय कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले कि सरनत्रय क्या होता था। तो 3 धर्म थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बालक शरणात्रयी लेता था, उसके बाद ही शिक्षा को छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। पबज्जा संस्कार के बाद बालक सामनरे कहलाता था। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि पबज्जा संस्कार के बाद सामनरे कब कहलाता था, तो पबज्जा संस्कार के बाद जो है बालक सामनरे कहलाता था। उसे मठ में ही रहना पड़ता था। बौद्ध मठों में विकलांग, दंडित व्यक्तियों तथा राज्य के कर्मचारियों, सैनिकों को पबज्जा का अधिकार नहीं था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पबज्जा का अधिकार किसको नहीं था? तो विकलांग, दंडित व्यक्तियों, राज्य के कर्मचारी और सैनिकों को पबज्जा का अधिकार नहीं था। यह संस्कार वैदिक युग में उपनयन संस्कार से मिलता जुलता है। वैदिक युग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैदिक युग में जो क्या होता था, उपनयन संस्कार वैदिक युग में और पबज्जा संस्कार किसमें? बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो जो वैदिक युग में उपनयन संस्कार था उसी से मिलता जुलता क्या था? पबज्जा संस्कार। फिर क्या था? विद्यार्थित्व, मतलब उस टाइम स्टूडेंटशिप जो थी वो कैसे थी? तो इसमें केवल चांडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा जाता था, ठीक है। देखिए, बौद्ध शिक्षा जो प्राप्ति के अधिकार सभी धर्म, वर्ग और जातियों के लिए था, लेकिन चांडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसमें अधिकांशतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के जो हैं वो छात्र रहते थे। फिर विद्यार्थियों का चुनाव कैसे होता था? देखिए, निम्न 10 वर्गों के किसी भी व्यक्ति को विद्यार्थित्व के लिए नहीं चुना जाता था। कौन कौन से वो 10 वर्ग थे? देखिए, ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म था वो सभी लोगों को ले लेता था। कुछ जैसे इन्होंने 10 वर्ग बताए हैं, 10 वर्ग बताए जिनको ये लोग मतलब शिक्षा प्रदान नहीं करते थे बौद्ध धर्म में। तो कौन कौन से? नपुंसक, दास, यात्री, राजा की नौकरी में लगा हुआ व्यक्ति, डाकू, कारावास से भागा व्यक्ति, अंग भंग युक्त व्यक्ति, शारीरिक विकृति से युक्त, राज्य द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला व्यक्ति, क्षय, कोढ़, खुजली, छूत के रोग ग्रसित व्यक्ति। मतलब इन सभी चीज़ों को जो ये सब चीज़ें जिनमें होती थी उनको जो है विद्या बौद्ध धर्म में प्राप्त नहीं होती थी। अब है कि अध्ययन की आयु और अवधि, ठीक है। अध्ययन की आयु कैसी होती थी? तो अध्ययन आरंभ करने की आयु, न्यूनतम आयु जो थी 8 वर्ष थी और पबज्जा संस्कार के बाद अध्ययन की अवधि जो है वो 12 वर्ष, उपसंपदा की अवधि 10 वर्ष और पबज्जा संस्कार की जो पबज्जा संस्कार था वो 8 वर्ष की आयु में होता था, ठीक है। पबज्जा संस्कार के बाद की जो अध्ययन की अवधि थी वो 12 वर्ष थी, लेकिन जो पबज्जा संस्कार होता था वो कब होता था? 8 वर्ष की आयु में पबज्जा संस्कार होता था। शिक्षा की जो पूर्ण अवधि थी वो 30 वर्ष थी। शिक्षा की पूर्ण अवधि मतलब 30 वर्षीय जो शिक्षा थी वो बौद्ध धर्म में मानी जाती थी। शिक्षण की विधियाँ वही मौखिक रूप से जो विद्या थी वही शिक्षण विधि जो थी वो मौखिक रूप से थी। नेक्स्ट है कि व्याख्या विधि, जो मतलब इनकी जो विधियाँ मानी जाती थी, किस तरीके से शिक्षण कार्य होता था उस टाइम में। बौद्ध काल की शिक्षा में निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड। अनुकरण विधि मतलब अनुपालन करना, ठीक है, अनुकरण करना किसी भी चीज़ का। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्नोत्तर विधि, मतलब जब भी कोई आपको क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे होता था वो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। वाद विवाद व तर्क विधियाँ, ठीक है, आपस में डिबेट वगैरह करके।
भ्रमण विधि मतलब टूर मेथड, मतलब कहीं पे भी आ जा करके कुछ भी देशाटन वगैरह करके, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आप हैं, आप चले गए अमेरिका, अब वहाँ का जो नॉलेज है वहाँ पे भी आप मतलब अपना जो भ्रमण विधि के माध्यम से भी हम शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय। फिर सम्मेलन और शास्त्रार्थ विधि। अब शास्त्रार्थ तो शंकराचार्य का सबसे शास्त्रार्थ विधि था, वो घूम घूम करके शास्त्रार्थ करते थे सबसे, और जो भी मतलब उनसे हारता था वो उनका अनुयायी हो जाता था। तो इसीलिए सम्मेलन और शास्त्रार्थ विधि से भी मतलब ज्ञान हासिल करना। फिर है प्रदर्शन व अभ्यास विधि, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज मेथड। प्रदर्शन के माध्यम से और अभ्यास विधि के माध्यम से नई नई हस्तशिल्प कलाओं, व्यावसायिक विधियों और चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण हेतु किया जाता था। फिर है स्वाध्याय विधि, तो सेल्फ स्टडी मेथड। स्वाध्याय विधि मतलब सेल्फ स्टडी मेथड। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान दे दे करके चीज़ों को याद कराना, खुद को भी याद करना, रिवीजन करना एक तरीके से। फिर है छात्र जीवन संबंधी नियम, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम समय होती थी, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है जैसे कि उस टाइम में हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछा जा सकता है कि उस समय जो है त्रिशिवरा क्या था। जो त्रिशिवरा था वो क्या था, 3 वस्त्र धारण करते थे बौद्ध धर्म के लोग। वो सामान्यतः 3 वस्त्रों को धारण करने वाले लोगों को हम क्या कहते थे, त्रिशिवरा कहते थे। किस टाइम में, बौद्ध धर्म के समय के लोग। फिर है बौद्ध धर्म के उद्देश्य व आदर्श। बौद्ध धर्म के उद्देश्य व आदर्श क्या थे। व्यक्तित्व का विकास, मतलब बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, तो प्रारंभ से ही बौद्ध मठों तथा विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था। अब 10 नियमों का पालन कहाँ कराया जाता था, बौद्ध धर्म में। फिर धर्म शिक्षा का विकास, तो धर्म शिक्षा जैसे कि बौद्धकालीन शिक्षा में धर्म का स्थान जो था वो सर्वोपरि होने के कारण बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो अन्य मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्याख्या भी की गई थी। मतलब धार्मिक शिक्षा का जो विकास था बौद्धकालीन शिक्षा में मुख्य रूप से धर्म पर शिक्षा पर आधारित था, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा मतलब बौद्ध धर्म शिक्षा पर आधारित थी। अब स्त्री शिक्षा उस समय की क्या थी, स्त्री शिक्षा का हाल क्या था। तो वैदिक कालीन के अंत में जो स्त्री शिक्षा की जो अवनति होने लगी थी उसने उसमें मतलब जो है महात्मा बुद्ध के प्रयासों से नवजीवन मिला, उसको मतलब नया जीवन मिला, और स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई, जिससे स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ और सहशिक्षा के लिए जो है स्त्रियों को अलग रहने की व्यवस्था दी गई। लेकिन वहाँ पे संघ के नियम इतने कठोर होते थे कि वहाँ पे स्त्री जो शिक्षा थी वो मतलब जो बालिकाओं की जो प्रवेश था वो बहुत ही कम होता था, बजाय इसके भी कि मतलब जो स्त्रियों को अलग रखा जाता, अलग जो विहारों में उनको रखा जाता था जहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ थीं। लेकिन फिर भी जो है उस समय जो है स्त्रियों की शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। फिर है व्यावसायिक शिक्षा, तो बौद्ध काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस काल में कला, कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई थी। अब हम जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10 शिल्पों की व्यवस्था की गई थी। यही कारण था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विद्यालय जो था किसके लिए प्रमुख केंद्र था, चिकित्सा विज्ञान का, ठीक है, मेडिकल जो है साइंस का वो प्रमुख केंद्र था। एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत विकास हुआ। वह वैद्यरज, धन्वंतरी और चरक एवं शल्य चिकित्सक, जीवक और सुश्रुत भी इसी काल में हुए थे। अब हम समझते हैं कि वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षा का जो है मतलब केंद्र क्या थे। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र क्या थे, तक्षशिला था। तक्षशिला जो है रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर, रावलपिंडी के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर स्थित था। बौद्ध काल में यह बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। वहाँ पे कोई एक विश्वविद्यालय मतलब बहुत बड़ा, तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। नालंदा भी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। 9वीं मंजिल, 9-10 मंजिल के तब मतलब ये विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अत्यंत प्राचीन काल से ही तक्षशिला ब्राह्मणी शिक्षा का केंद्र रहा है। यह प्राचीन काल में गांधार प्रांत की राजधानी था, किंतु इसकी स्थापना राजा भरत ने की थी और अपने पुत्र तक्ष को इस राज्य का राजा बनाया था, और इस तरह तक्ष के नाम पर ही इस स्थान का नाम तक्षशिला पड़ गया था। बौद्ध युग में इसकी प्रसिद्धि जो थी वो चरम पर थी। जन्मेजय तथा नाग्याज्ञा आदि विद्वानों ने यहाँ आकर के पर्याप्त सम्मान पाया और अनेक गांव दान में प्राप्त करके अपने आश्रमों व गुरुकुलों को स्थापना की। इस प्रकार यहाँ जो है वैदिक युग में शास्त्र, धर्म, आद्य, वेद, पुराण, उपनिषद आदि का मुख्य अध्ययन केंद्र बन गया था। उसके बाद हम जानते हैं वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में क्या अंतर है। यहीं से हम पूरा वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों को अच्छे से समझ लेंगे।
शिक्षा पर देखिए वैदिक काल में क्या था कि शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, ठीक है, क्योंकि गुरु ही खाना बना के मतलब शिष्यों की पूरा मतलब सब कुछ क्या था, गुरुओं की ही पूरी वहाँ पे मतलब नियंत्रण था गुरुओं का ही। बौद्ध काल में क्या था कि शिक्षा जो है बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। उसमें एक संघ बनाए गए थे जहाँ पे एक शिक्षक होता था, वहाँ पर संघ बनाए तो वहाँ पे उनको रहना पड़ता था। जो जो मतलब स्टूडेंट वगैरह थे वो उस टाइम उन्हीं बौद्ध विहारों वगैरह में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो क्या था मतलब बौद्ध शिक्षा में क्या था कि बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी और वैदिक काल में गुरुओं के। फिर इस शिक्षा पद्धति में वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया गया था वर्ण के आधार पर। इसमें क्या था, जाति तथा वर्ण का कोई महत्व नहीं था, इसमें सभी आए सभी पाएं, एक तरीके से था। मतलब कुछ मतलब चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि चांडालों को प्रवेश नहीं मिलता, नपुंसक, कारावास जो है, राजा का नौकर वगैरह, या चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, इन लोगों को प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन इसमें कोई जाति वर्ण मतलब लिंग ये सब नहीं था, ठीक है। फिर इसमें चारों वेदों का अध्ययन जो परम आवश्यक था, इसमें वेदों का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक नहीं था। इस शिक्षा प्रणाली में कर्मकांड को महत्व दिया जाता था और इस शिक्षा प्रणाली में केवल आवश्यक कर्मकांड पर जोर मतलब था, मतलब ये नहीं कि सभी करने हैं, सिर्फ आवश्यक इंपॉर्टेंट चीज़ें पे। यह शिक्षा पद्धति ईश्वर की सत्ता पर जो है विश्वास रखती थी, ठीक है, और यह पद्धति पूरी तरह अनिश्वरवादी थी, नास्तिक थी, मतलब यह ईश्वर को नहीं मानती थी। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया जाता था और इसमें सामान्यतः सामूहिक शिक्षण होता था, क्योंकि बौद्ध विहार होते थे उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स होते थे, तो उन पे मतलब जोर दिया जाता था। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया जाता था, मतलब हर चीज़ मौखिक रूप से याद कराई जाती थी। और इसमें बहुत ही कम छात्र होते थे, जैसे कि मुश्किल से 20 से 30 छात्र, इसमें कम से कम 100 से 50 छात्र होते थे, ठीक है। फिर शिक्षा का माध्यम क्या था, विशुद्ध संस्कृत भाषा का था, मतलब इसमें शुद्ध संस्कृत भाषा जो थी माध्यम थी। इसमें क्या था, पाली भाषा जो माध्यम थी। फिर इस शिक्षा प्रणाली में आंतरिक अनुशासन पर अधिक बल था। किसमें बल था, आंतरिक अनुशासन पर अधिक बल था। इसमें बाह्य अनुशासन पर अधिक बल था। इस प्रणाली में केवल ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ही शिक्षण करते थे। इसमें किसी भी वर्ण के व्यक्ति पुरुष अथवा स्त्री से भिक्षु शिक्षा प्राप्ति के बाद शिक्षण कार्य करते थे। वैदिक काल में स्वाध्याय विधि के अधिक अवसर नहीं थे। वैदिक काल में स्वाध्याय विधि के अधिक अवसर मतलब खुद से पढ़ने की जो विधि थी उसके ज़्यादा अवसर नहीं थे। इस काल में क्या था, पुस्तकालयों के विकास से स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए स्वास्थ्य जो वहाँ की जो किताबें थी उनमें क्या देखा जाता था, पाली भाषा जो थी वो लिखी होती थी, लेकिन प्राकृत भाषा आपको शायद ही बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे मिलती थी। प्राकृत भाषा सिर्फ बोलचाल में थी, वो लिखित में नहीं थी, क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी वो उसका जो है बौद्ध बौद्ध धर्म में मतलब सिर्फ बोलचाल भाषा में यूज था, क्योंकि वो जनसाधारण की भाषा थी। और जो पाली भाषा थी वो लिटरेचर के रूप में था, मतलब लिखित थी। पुस्तकालयों के विकास में जो मतलब पुस्तकालय में जो पुस्तकें थीं वो पाली भाषा में अधिकतम मात्रा में थीं। इसमें लोकतंत्री मतलब भावना को प्रमुखता नहीं थी। किसमें, वैदिक काल में लोकतंत्री भावना को प्रमुखता नहीं थी और इसमें लोकतांत्रिक पद्धति को मान्यता दी गई थी। इसमें केवल शिष्यगण भिक्षा देकर भिक्षाटन करते थे, ठीक है। इसमें इसमें शिष्यगण जो है भिक्षा देकर भिक्षाटन करते थे वैदिक काल में। और इसमें क्या था, गुरु शिक्षा दोनों जो है, गुरु और शिष्य दोनों जो है मौन रह करके शिक्षा मांगते थे। किसमें, बौद्ध धर्म में। यह शिक्षा धर्म को अधिक महत्व देती थी। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो धर्म को अधिक महत्व देती थी। बौद्ध शिक्षा जो थी ये जीवन के अधिक निकट थी, मतलब ये एक तरीके से यथार्थवाद पर जो रियलिज्म था उस पर डिपेंड थी। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, परंतु सभी को शिक्षा का अवसर नहीं था। शूद्र जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, ठीक है। शिक्षण शुल्क किसी न किसी रूप में देय था, मतलब बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी उसमें शिक्षण शुल्क किसी न किसी शुल्क में किसी न किसी रूप में देय था। शिक्षा जो थी वो गुरुगृह तथा गुरुकुलों में होती थी, ठीक है। गुरुकुलों में तथा गुरुगृह में होती थी, मतलब गुरुओं के घर में या फिर गुरुकुलों में होती थी। इसमें क्या था, विद्यालयों में, बौद्ध मठों में तथा विश्वविद्यालयों में होती थी। तो ये था आपका वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। अगला हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन शिक्षा और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये रहता है कि आपको सारी PDF प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। बाय बाय।